हवेली का मेन गेट बंद होते ही आरव का दिल जैसे सीने में रुक गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि पूरी हवेली की दीवारें कांप उठीं। छत से धूल नीचे गिरने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। बस आरव के हाथ से गिरा हुआ कैमरा जमीन पर पड़ा हल्की रेड लाइट के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था। आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में सिर्फ अपनी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। काम डाउन आरव, काम डाउन, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, जबकि हवेली के अंदर ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। उसने झुककर कैमरा उठाया। स्क्रीन क्रैक्ड नहीं हुई थी, लेकिन डिस्प्ले पर अजीब लाइंस आ रही थी। बैटरी 12% दिखा रही थी। यह कैसे हो सकता है? अभी तो बैटरी फुल थी। तभी कैमरा स्क्रीन पर कुछ फ्लिकर हुआ। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसमें सामने वही दीवार दिख रही थी जिस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, आखिरी कमरा खोलो। लेकिन असली डर तब लगा जब स्क्रीन में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरा स्क्रीन देखा। स्क्रीन में वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसके पीछे खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल आगे की तरफ, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। आरव ने आवाज बढ़ाने के लिए कैमरा कान के पास किया। कैमरा से बहुत धीमी आवाज आई, आरव। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। वह तुरंत पीछे हट गया और कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। रिकॉर्डिंग खुद चल रही थी। स्टॉप, स्टॉप। आरव ने घबराकर बटन दबाए, लेकिन स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज आया, डोंट लीव। आरव ने डर के मारे कैमरा नीचे कर दिया। यह कोई प्रैंक नहीं हो सकता। वह जल्दी जल्दी मेन गेट की तरफ भागा। गेट भारी लोहे का था। उसने दोनों हाथों से उसे खींचा। खुल जा, खुल जा। लेकिन गेट हिला तक नहीं। उसने पूरी ताकत लगाई, फिर कंधे से धक्का मारा। कुछ नहीं हुआ। गेट जैसे बाहर से नहीं अंदर से बंद था। आरव ने जेब से फोन निकाला। नो नेटवर्क। उसने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगी। अचानक फोन में एक अननोन ऑडियो प्ले हुआ। पहले सिर्फ स्टैटिक नॉइज आई, फिर एक लड़की की आवाज, तुम आए क्यों? आरव ने फोन दूर फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। तुम आए क्यों? तुम आए क्यों? तुम आए क्यों? आवाज रिपीट होने लगी। आरव ने जल्दी से फोन उठाया और पावर ऑफ किया। इस बार आवाज बंद हो गई। उसने गहरी सांस ली। मुझे बाहर निकलना होगा अभी। वह गेट से हटकर दीवार के पास गया। दीवार पुरानी थी, लेकिन बहुत ऊंची। बारिश से फिसलन हो गई थी। ऊपर कांच के टूटे टुकड़े लगे थे। चढ़ना मुश्किल था। तभी हवेली के अंदर से वही पायल की आवाज आई, छम छम छम, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर के कॉरिडोर से उसकी तरफ आ रहा हो। आरव ने टॉर्च उठाई और हवेली के मेन हॉल की तरफ रोशनी डाली। रोशनी के घेरे में धूल उड़ रही थी। सामने एक बड़ा दरवाजा था जो आधा खुला था। उसके पीछे लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। पायल की आवाज उसी कॉरिडोर से आ रही थी। आरव ने सोचा, बाहर गेट बंद है, शायद अंदर कोई दूसरा रास्ता हो। डर के बावजूद वह कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। हर कदम पर फ्लोर से आवाज आती, चर्र चर्र चर्र। दीवारों पर पुराने फ्रेम्स लगे थे। कुछ में परिवार की तस्वीरें थीं, लेकिन सबके चेहरे खुरचे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर नाखूनों से उन्हें मिटाया हो। एक फ्रेम के सामने आरव रुक गया। फ्रेम में एक आदमी खड़ा था, राजसी कपड़े, बड़ी मूंछें और आंखों में घमंड। नीचे नाम लिखा था, ठाकुर वीर सिंह। आरव ने नाम पढ़ा और कैमरा उसकी तरफ किया। ठाकुर वीर सिंह, शायद हवेली का मालिक। जैसे ही उसने यह कहा, फ्रेम के अंदर आदमी की आंखें हल्की सी हिली। आरव जम गया। उसने दोबारा ध्यान से देखा। तस्वीर पहले जैसी ही थी। मुझे भ्रम हो रहा है, उसने खुद को समझाया। वह आगे बढ़ा। कॉरिडोर के आखिर में एक लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में एक निशान साफ दिखाई दे रहा था। वही निशान, गोल घेरे के अंदर उल्टा त्रिकोण। आरव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन मीरा की बात याद आई। इसे मत छूना, यह चेतावनी है। उसने हाथ पीछे कर लिया। तभी दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आई। अंदर कोई लैंप जल रहा था। कौन है अंदर? आरव के मुंह से निकल गया।
जैसे ही उसने पूछा, अंदर की रोशनी बुझ गई। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। मीरा ने कहा था, आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, और उसने जवाब दे दिया था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। करक करक। अंदर एक कमरा था। कमरे में पुरानी अलमारी, टूटी कुर्सी और बीच में एक बड़ा आईना रखा था। आईने पर सफेद कपड़ा पड़ा था। आरव ने कैमरा को टाइट पकड़ लिया। वह कमरे में दाखिल हुआ। अंदर की हवा बाकी हवेली से भी ज्यादा ठंडी थी। कमरे के कोने में एक मेज थी। मेज पर धूल से ढकी कुछ किताबें पड़ी थीं। उनके ऊपर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी का कवर काला था। उस पर लाल धागा बंधा था। आरव ने डायरी उठाई। जैसे ही उसने धागा खोला, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने घबराकर पीछे देखा। नहीं, नहीं। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन हैंडल घूम नहीं रहा था। तभी आईने पर पड़ा सफेद कपड़ा अपने आप धीरे धीरे नीचे गिर गया। आरव की सांस रुक गई। आईने में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन वह अकेला नहीं था। आईने में उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सफेद चेहरा, काली आंखें और माथे पर खून का छोटा सा निशान। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वास्तव में वहां कोई नहीं था। वह फिर आईने की तरफ देखने लगा। लड़की ने आईने में धीरे से अपना हाथ उठाया और उंगली से शीशे पर कुछ लिखने लगी। शीशे पर धुंध जम गई। फिर उसमें एक नाम उभरा, अनिका। आरव ने फुसफुसाकर पढ़ा, अनिका। जैसे ही उसने नाम लिया, पूरे कमरे में तेज हवा घूमने लगी। मेज पर रखी किताबें गिरने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी। आईने में लड़की की आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गईं। नाम मत लो, आवाज आई। आरव पीछे हट गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आईने में लड़की शांत हो गई। उसने नीचे पड़ी डायरी की तरफ इशारा किया। आरव ने डायरी खोली। पहला पन्ना पूरी तरह खाली था। इसमें तो कुछ नहीं है। तभी उसके हाथ में बंधा मीरा का लाल धागा गर्म होने लगा। इतना गर्म कि आरव के हाथ में जलन होने लगी। उसने डायरी पर हाथ रखा। खाली पन्ने पर धीरे धीरे काले अक्षर उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। आरव डर और हैरानी से पन्ने को देखता रहा। कुछ सेकंड में पूरा वाक्य सामने था। जिसने मुझे मारा वह अभी जिंदा है। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? दूसरी लाइन उभरी, ठाकुर वीर सिंह मरा नहीं है। आरव ने कांपते हुए डायरी बंद कर दी। यह इम्पॉसिबल है। इतने साल पुराने आदमी का जिंदा होना। तभी कमरे के बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। थक थक थक। यह पायल की आवाज नहीं थी। यह किसी बड़े आदमी के जूते की आवाज थी। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। डोर हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। कमरे की लाइट जो थी ही नहीं, फिर भी अचानक अंधेरा और भारी हो गया। आईने में अनिका फिर दिखी। इस बार उसके चेहरे पर डर था। वह फुसफुसाई, छुप जाओ। आरव ने इधर उधर देखा। कमरे में छुपने की जगह सिर्फ पुरानी अलमारी थी। वह जल्दी से अलमारी की तरफ भागा, उसका दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अलमारी के अंदर बदबू थी। पुराने कपड़े लटके थे। धूल से उसका गला भरने लगा। बाहर कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कर्क। किसी के भारी कदम अंदर आए। आरव ने अलमारी की छोटी दरार से बाहर देखा। उसे पहले काले जूते दिखे, फिर सफेद धोती, फिर हाथ। उस हाथ में एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी। वही सिंबल बना था, गोल घेरे में उल्टा त्रिकोण। वह आदमी आईने के सामने रुका। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर उसकी भारी आवाज आई, अनिका, मैंने कहा था ना, इस लड़के को मत बुलाना। आरव का खून सूख गया। मतलब वह सच में किसी को देख नहीं रहा था, बल्कि कोई सच में वहां था। फिर उस आदमी ने स्लोली अपना चेहरा आईने की तरफ उठाया। आईने में उसका रिफ्लेक्शन दिखा। वही चेहरा, वही मूंछें, वही घमंडी आंखें। आरव ने उसे तुरंत पहचान लिया। तस्वीर वाला आदमी, ठाकुर वीर सिंह। लेकिन यह कैसे संभव था? तभी ठाकुर ने बिना पीछे मुड़े कहा, बाहर आ जाओ आरव। अलमारी के अंदर आरव की सांस रुक गई। ठाकुर हल्का सा हंसा। इस हवेली में कोई मुझसे छुप नहीं सकता। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी डायरी जो उसके हाथ में थी अपने आप खुल गई। अंधेरे में उसके पन्ने पर लाल अक्षरों में एक लाइन चमक रही थी, अगर मेरा बेटा कभी यहां आए तो उसे सच मत बताना, वरना हवेली उसे भी ले लेगी।